नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो एक्सप्रेस रिवीजन करवाया जा रहा है, इसको हम लोग कवर कर रहे थे और अभी तक हमने आप सभी को इसका मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री करवा दिया है। आज हम लोग दोस्तों फिजिक्स को कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो के बाद आपका फिजिक्स जो है पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। जिनको भी पूरा फिजिक्स को एक ही वीडियो में रिवीजन करना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम लोग आज फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला जो प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन आपके पास है कि एक मानक मीटर वह दूरी होती है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में इतना में भाग में निर्धारित करता है। दोस्तों आपको पता है कि जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 3 लाख आप कह सकते हो। ये आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 लाख की तरफ पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुना 10⁻26 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो गलत यहाँ पे हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु इतना बार कंपन करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। परमाणु घड़ी की हम बात करें, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, सीजियम 133 का प्रयोग करते हैं। ये कथन यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। उष्मा का मात्रक केल्विन होता है, नहीं दोस्तों। उष्मा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, उष्मा का मात्रक जूल होता है, ना कि केल्विन होता है। केल्विन जो होता है ना, ये ताप का, टेम्परेचर का मात्रक होता है। तो आप इसको ध्यान रखोगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है। दोस्तों जो पानी के जहाज होती है, जो हम लोग शिप जानते हैं, जो पानी में शिप होती है ना, उसकी जो चाल होती है उसको नॉटिकल गति में मापी जाती है। बिल्कुल कथन से यहाँ पे सही दे रखा है। मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है। दोस्तों देखिए, मैक जो होती है ना, ये किसके लिए होती है, साउंड के लिए होती है, यानी कि ध्वनि के लिए होती है, ना कि प्रकाश के लिए होती है। ये कथन हमारा क्या हुआ, यहाँ पे गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो है ना, मैक से हम क्या करते हैं, तो ध्वनि की चाल पता करते हैं, प्रकाश की चाल नहीं पता करते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो केवल 2 कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा असत्य हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही काफ़ी काम का है, जिससे आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। इस चैनल से आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे राशि दे रखी है और उसकी जो मात्रक यहाँ पे दे रखे हैं, आवृत्ति दोस्तों मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी कि एक का आंसर 2 होगा। और एक का आंसर 2 कहाँ पे है, तो केवल एक ही ऑप्शन में आंसर दे रखा था, तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है। बाकी दोस्तों हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि के जो मात्रक होता है क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल होता है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों क्या होता है, हमारे पास अर्घ होता है, और जो ऊष्मा होती है इसका मतलब क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर पहला जो आपके पास ऑप्शन है कि भौतिक राशियां दे रखी है, इसकी इकाई दे रखी है। इसके त्वरण दोस्तों, त्वरण क्या होता है, ए बराबर v - u/t होता है। इसे आप चेंज करोगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। एक का आंसर क्या होगा, हमारा 4 हो जाएगा। और एक का आंसर 4 कहाँ, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। बाकी दोस्तों बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, और इसको आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। और कार दोस्तों, कार की हम बात करें, कार का क्या संबंध करता है, जूल हो जाता है। और आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकंड हो जाता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके पास राशियां दे रखी है और उसके मात्रक दे रखे हैं, आपको मैच करना है। देखिए हम बात करें दोस्तों कि दाब की, दाब का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, तो दाब जो आप करेंगे तो वो क्या होगा, बार हो जाएगा। यहाँ पर एक आंसर 2 हो जाएगा। बल का दोस्तों यहाँ पे मात्रक देखा है, तो बल का जो सीजियस मात्रक होता है बल का, वो क्या होता है, डाइन होता है, यानी कि एक का आंसर 2 होगा और 2 का आंसर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर मिल चुका है। बाकी संवेग की हम दोस्तों बात करें तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या होगा, तो संवेग हो जाएगा। और घनत्व क्या होता है, मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में क्या होता है, घनत्व को हम लोग मापते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है।
बिल्कुल कथन सही है कि जो ड्रॉप्सर इकाई होती है ना, इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग, वो ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर 300 डाल्टन होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि गति के प्रकार दे रखे हैं और वस्तुओं की गति दे रखी है, आपको मैच करना है। दोस्तों जो वृत्तीय गति होती है ना, वृत्तीय गति किसमें होती है? जो लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है, ये क्या होता है? आपका वृत्तीय गति होता है, ठीक है। जो घूर्णन गति दोस्तों हम बात करें अगर, तो घूर्णन गति क्या होता है यहाँ पर? जो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की जो गति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और आवर्ती दोस्तों गति क्या होती है? तो जो घड़ी के दोलक की गति होती है, जैसे कि आप देखेंगे पेंडुलम क्या करता है, कभी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस प्रकार जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्ती गति कहते हैं। यानी जो घड़ी के जो दोलक की गति होती है क्या होती है? आवर्ती गति होती है। 4 3 1 यहाँ पर सही होगा। एक सेकंड कहीं मिस तो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे देखिए, जो वृत्तीय गति है ना, वृत्तीय गति, ये आपको ये होगा कौन सा? पृथ्वी के परितः जो चंद्रमा गति, ये वृत्तीय गति होती है, सॉरी। और जो घूर्णन गति होता है दोस्तों, घूर्णन गति की हम बात करें अगर, तो घूर्णन गति क्या होता है आपका? लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या होता है? घूर्णन गति होता है, ठीक है। आवर्ती गति क्या होती है? घड़ी के दोलक की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्ती गति कहते हैं। और सरल रेखीय गति की हम बात करें अगर, तो ये क्या होता है आपका? तो नदी के प्रवाह की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति होती है। तो 3 4 1 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति के लिए असत्य है? यानी कि आवर्ती गति के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दे रखा है? वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, ये क्या है? तो आवर्ती गति है, ठीक है। दोस्तों जब भी कोई चीज एक जगह से चलती है फिर वहीं पे आ जाती है, इस टाइप की गति होती है उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो ये कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। सितार की डोरियों का जो कंपन होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है आपका? तो आवर्ती गति होता है। बजते समय तबलों की झिल्ली की गति, ये भी क्या होती है? आवर्ती गति होती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी गति, ये क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। तो यही कथन हमारा क्या है? तो यहाँ पे असत्य हो चुका है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है दोस्तों, तब क्या होता है? तो वस्तु द्वारा निर्धारित की दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव क्या होता है? 1 होता है। यानी कि वस्तु द्वारा निर्धारित की दूरी और उसके विस्थापन का अनुपात क्या होता है? सदैव 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। कथन 1 और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। दोस्तों आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है। आपको पता है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। और समय भी क्या होता है? कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। जब दूरी और समय आपका निगेटिव नहीं हो सकता तो चाल आपका निगेटिव नहीं होगा। और यहाँ प्रश्न ये जो है क्वेश्चन भी कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो बात बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु की चाल जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिल्कुल कथन सही है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो उसकी चाल धनात्मक होती है। ये भी कथन यहाँ पे कहा है तो सही है कि जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो उसकी चाल क्या होती है? धनात्मक होती है। कथन सही है और इसके स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है? समय के साथ दूरी में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दोस्तों आपको बताए थे कि त्वरण क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। यानी जो वेग में परिवर्तन होता है ना दोस्तों समय के सापेक्ष में, तब क्या होता है? आपका पास त्वरण होता है। ये कह रहा है कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन, ये कथन यहाँ पे क्या है? तो गलत हो चुका है। वेग के विपरीत दिशा में त्वरण क्या होता है? धनात्मक होता है। वेग की जो विपरीत दिशा में क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वहाँ पे धनात्मक होता है। कथन यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल गलत हो चुका है दोस्तों। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरण गति की उदाहरण है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु की गति होती है वो एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल होता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? तो करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों तब क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, ठीक है। जब वस्तु देखिए, जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न से क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ऑक्सीजन, देखिए जब भी आपका निर्वात नहीं रहेगा दोस्तों, तो निर्वात जब रहेगा, निर्वात रहेगा तब दोनों वस्तु क्या होगी? वो एक साथ पहुंचेगी, ठीक है। जब कोई माध्यम नहीं होगा, यदि वस्तु निर्वात में गिर रहा है तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है। और कोई जब मीडियम रहेगा तब जाके जो है जो भारी होगा वो
पहले गिरेगा, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? तो आप बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दूरी दे रखी है, दूरी बढ़ रही है और समय भी क्या है बढ़ रहा है। यदि दूरी और समय दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वस्तु क्या है विराम अवस्था में है, वस्तु जो है क्या है तो विराम अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्रश्न का? बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से वायु की अनुपस्थिति में है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु वहां पर नहीं है, यानी कि वो क्या है दोस्तों तो निर्वात है। जब भी वैक्यूम होता है तो क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कितनी भारी क्यों ना हो, कितनी हल्की क्यों ना हो, दोनों एक साथ ही गिरेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। वही दोस्तों यहाँ पे क्या तो कोई मीडियम रहता है, यदि वायु की उपस्थिति रहती तब जाके क्या होता, जो भारी था वो पहले गिरती और जो हल्का था वो बाद में गिरती। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। निम्न में से कौन सा कारण सत्य है? दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब भी आप रोटी बनाते होंगे तो रोटी का जो मतलब कहीं पे छेद होने के बाद जो उससे भाप निकलती है उससे जलन ज्यादा होता है। तो वही जलन क्यों होती है? तो इसका कारण ये है कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा वहां पर काम करती है, इसलिए वहां पे क्या होती है तो ज्यादा गंभीर जलन पैदा होती है। कथन एक और कथन आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गुण की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए कह रहा है। ठीक है, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। सीले बिस्कुट मतलब क्या हुआ? सीले मतलब बिस्कुट मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो कोई बिस्कुट मतलब बहुत वो बोलते हैं मेहा गया है, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जो थोड़ा सा ठीक है मतलब कुरकुरा नहीं है, मतलब आप कैसे समझ सकते हो इसे। तो फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कुरकुरे हो जाता है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ये कथन भी क्या है यहाँ पे कथन सही है, यानी दोनों कथन यहाँ पे सही है और इसकी सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कर पा रहा है। ऊष्मीय विकिरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मीय विकिरण को हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऊष्मीय विकिरण के लिए जो है ना, ऊष्मीय विकिरण के लिए हस्तांतरण के लिए जो है आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कथन यहाँ पे क्या है तो कथन सही है। सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये भी कथन यहाँ पे क्या है सही है। विकिरण के द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। बिल्कुल सही दोस्तों, सूर्य से ऊष्मा जब निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है उसका क्या कारण है तो विकिरण की वजह से ही पहुंचता है। ऊष्मीय विकिरण की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में कम होती है। ये कथन क्या है दोस्तों तो गलत है। प्रकाश की चाल किसी से भी कम नहीं होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यदि ऐसा बात रहता तो ये कथन यहाँ पे गलत होता। ये प्रकाश की चाल जो होती है हमेशा मतलब क्या होती है दोस्तों अधिक होती है, कम नहीं होती है। तो कौन सा कथन कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे क्या होगा वो सत्य हमारा हो जाएगा। कथन एक और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। ठीक है, जब दोस्तों क्या होता है मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, लड़की है यहाँ पे झूल रही है, ठीक है, यहाँ तक झूल रही है, इसकी लंबाई ये हो गई। अब लड़की तो लंबाई यहाँ बैठी हुई थी, लंबाई यहाँ तक थी ना। जब लड़की खड़ी हो गई तो यहाँ लंबाई यहाँ तक पहुंच गई। अब तो हम यहाँ तक कंसिडर करेंगे ना, इससे क्या हुआ इसकी लंबाई क्या दोस्तों घट गई। अब जब लंबाई घट गई हम लोग क्या जानते हैं कि टी समानुपाती एल होता है, यानी कि एल घटेगा तो टी भी क्या होगा घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब लंबाई घटती है तो आवर्तकाल भी क्या होता है घटता है। ये कथन बिल्कुल सही है। गुरुत्व केंद्र पहले की तुलना में ऊपर चले जाने से झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है दोस्तों। तो लंबाई क्या होती है यहाँ पे कम होती है, ये भी कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार जो हमारा है पहला और दूसरा वो सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कर पा रहा है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना के कारण अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है? अनुनाद दोस्तों क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्थिति कब उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। देखिए पुल के गुजरते समय सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना दोस्तों ये क्या होता है अनुनाद का कारण होता है। इसलिए पुल पर सैनिकों को सलाह दी जाती है कि वो एक साथ कदम ताल मिलाकर ना चले। भूकंपी तरंगों की आवृत्ति का भवन की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होना, ये भी क्या है यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। ये भी किसका कारण है तो अनुनाद का ही कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन यहाँ पे क्या हमारा सही हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
दोस्तों विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती है, ठीक है, उसको गमन करने के लिए भौतिक माध्यम आवश्यकता होती है क्या? नहीं, ये यहाँ पे गलत हो चुका है। रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ये भी कथन यहाँ दोस्तों क्या है तो गलत है। जो रेडियो तरंगे दोस्तों वो क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। आपको पता है ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन-कौन होती है? आर, एम, आई, भी, यू, एक्स, वाई, यानी कि रेडियो, माइक्रो, सूक्ष्म, इंफ्रा, अवरक्त, भी से विजुअल, यू से अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, एक्स से एक्स-रे और वाई से गामा रे। ये सब दोस्तों ये सभी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। रेडियो दोस्तों यहाँ पे है तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये बात वो गलत बोल रहा है, इसलिए कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। अवरक्त तरंगे घरेलू प्रणालियों जैसे कि टीवी, वीडियो रिकॉर्डर में प्रयोग की जाती है। अवरक्त तरंगे बिल्कुल सही है, जिसे रिमोट से हम यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, उसमें इंफ्रारेड का ही हम लोग यूज करते हैं। सर्प हो गया, अवरक्त तरंगों की संसूचित कर सकते हैं। सर्प जो होते हैं अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन 3 और 4 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे दे रखे हैं, उसके उपयोग दे रखे हैं। दोस्तों जो प्रकाश तरंगे होती है इसका काम हम लोग क्या करते हैं? तो पदार्थों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। आप तो यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे होंगे अभी, आपके फ़ोन से जो है ना आप जहाँ भी देख पा रहे हो उससे लाइट निकलता होगा, जिस वजह से आप क्या कर पा रहे हो उस चीज़ को देख पा रहे हो। इसलिए एक आंसर 4 होगा दोस्तों। एक आंसर 4 कहाँ-कहाँ पे? तो एक ही ऑप्शन हमारा दे रखा है। बाकी हम बात करें कि पराबैंगनी तरंगे की, तो इसकी जो नेत्र शल्य में जो आँखों की जो इलाज होते हैं उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पराबैंगनिक जो है इसका प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें की दोस्तों हम बात करें तो इसमें कैंसर के उपचार के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। और सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? तो वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए हम लोग सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। टोन दे रखा है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है स्वर, बिल्कुल सही है। ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये भी कथन यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो कौन से युग्म सही है? तो तीनों युग्म यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1, 2, 3 वो हमारा क्या होगा? तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते प्रासव ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं दोस्तों, 5 वर्ष के या कुत्ते तो सुन सकते हैं प्रासव ध्वनि को, लेकिन बच्चे नहीं सुन सकते। ये यहाँ पे गलत हो चुका है। व्हेल तथा हाथी अपस्रव, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रासव ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम होती है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की प्रबलता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 कथन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कीड़ों में धूल हटाकर इसे साफ कर सकती है, बिल्कुल सही है। आप लॉन्ड्री में देखते होंगे तो ये आपका जो है पराश्रव तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, साफ करने के लिए। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव कान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्ण पल्लव परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है, ठीक है, पहला कथन यहाँ पे क्या है? तो सही है। और आंतरिक कर्ण में कर्णावत कोकिलिया दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये भी कथन दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो करेक्ट है। कान में मुद्रक हड्डी कंपनों को घटा देती है? नहीं, घटा नहीं देती, ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। सही कौन सा हमारा है? तो कथन 1 और 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों को पता है, आपने पढ़ा होगा कि R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A होता है ना। तो दोस्तों फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि R जो है किसके डिपेंड करता है? लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। R जो दोस्तों ये क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डिपेंड करता है। आज जो है आपके पास ये आपके किस पे डिपेंड करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। अब देखिए कह रहा है कि ये रो मतलब क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति।
किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो आर देखेंगे एल पर निर्भर करता है। यदि एल बढ़ेगा तो आर भी क्या यहाँ पे बढ़ेगा। ये कथन बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि उल्टा है। ये भी यहाँ पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति दोस्तों मतलब कहता है रो, यानी कि आर जो है यहाँ पे रो पर निर्भर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, देख लिए तो बिल्कुल कर पा रहा है। ये कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे हम सभी लोग तो 1 2 3 सभी कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हमारा हो जाएगा। कथन एक और कथन कारण आर देखे हैं, उसको पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन हमारे पास है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापमान युक्तियों में किया जाता है। बिल्कुल सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से क्या होती है, अधिक होती है। कथन सही है। तो दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे कर पा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। दोस्तों आसुत जल जो होती है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। क्या होता है, ये चालक नहीं, ये क्या होता है यहाँ पर, इसका कुचालक होता है। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे, कुचालक होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेयजल में खनिज लवणों के अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से होने के कारण से यह विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब भी आप पेयजल में जब तक हम नमक नहीं मिलाएंगे, कोई खनिज नहीं मिलाएंगे, तब तक क्या होगा, वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। ठीक है। जल में नमक मिलाने पर वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे जब अर्थिंग अर्थिंग में जब आपका पहले क्या करते थे हम लोग, अर्थिंग में क्या करते थे, नमक पानी का घोल देते थे, जिससे क्या होता था, बिजली का जो है मतलब वोल्टेज बढ़ता था। तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे क्या है तो कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत किस पर काम करता है। दोस्तों जो विद्युत का फ्यूज का सिद्धांत होता है ना, ये आपके विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बल्ब में रासायनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन और आर्गन दोस्तों ऐसी गैस होती है अक्रिय, जो कि बल्ब में भरी जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं भरते हैं हम लोग। चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे आप चुंबक को पटकेंगे, ठीक है, या आग पर गर्म कर देंगे, तब जो उसको चुंबक जो अट्रैक्शन की जो पावर होती है, खींचने की पावर होती है, वो क्या होती है, पावर खत्म हो जाती है। प्राचीन काल में यात्री कृत्रिम चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। दोस्तों प्राचीन काल में कृत्रिम चुंबक बना कहाँ था, प्राचीन काल में तो सोचो प्राकृतिक प्राचीन काल में सब कुछ तो प्राकृतिक ही था ना। कृत्रिम चुंबक कहाँ बना था उस वक्त। कृत्रिम चुंबक केवल छड़ के आकार को बनाए जा सकते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो है केवल छड़ का आना बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि छड़ चुंबक, नाल चुंबक, जो गोल चुंबक आपने देखा होगा, सब कुछ मतलब कई प्रकार के चुंबक हम बना सकते हैं, केवल छड़ चुंबक हम बना नहीं सकते। तो ये केबल की वजह से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे गलत हो चुका है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, तब केवल एक कथन यहाँ पे क्या होगा तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्युत चुंबकीय के संदर्भ में असत्य यहाँ पे दे रखे हैं, यानी गलत दे रखे हैं, आपको बताना है। देखिए, मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बिल्कुल कथन यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में क्या होते हैं तो बिल्कुल सहायक होते हैं। हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। दोस्तों हृदय और मस्तिष्क में जो है चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल उत्पन्न होते हैं, ये कह रहा है कि नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन क्या हुआ तो गलत हो चुका है हमारा। और चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन तकनीक द्वारा मानव शरीर के प्रतिबिंबों को प्राप्त करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी परिघटना, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, मेन दोस्तों ये की पॉइंट है, विद्युत धारा। जहां भी हम चुंबकीय प्रेरण होगा वहां पे क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसफार्मर अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तथा विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए करते हैं, नहीं दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो करते हैं हम लोग दूर की मतलब अधिक दूर तक जो है
विद्युत को वितरण यानी कि ट्रांसमिशन करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ये कथन यहाँ पे क्या था, गलत हो चुका है, यहाँ पे कम लिखा हुआ था इसीलिए। तो सही कौन सा है हमारा, केवल एक कथन यहाँ पे क्या होगा, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्युत मोटर के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो विद्युत मोटर जो होती है ना, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। निम्नलिखित में कथनों में से विद्युत जनित्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है। तो दोस्तों जो विद्युत जनित्र होती है इसके बारे में हम बात करें अगर, तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी हमने तुरंत देखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन यानी जो गलत कथन दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही है। पर छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा खगोलीय पिंडों को देखा जा सकता है, नहीं, ये हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, ना कि छिद्र के द्वारा देख सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए प्रकाश परावर्तन आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण जो होते हैं वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए करते हैं। जैसे ईएनटी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ईएनटी डॉक्टर वो क्या करते हैं, आपको अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। पास दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, नहीं। जो पीछे का जो वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि अवतल का। ये असत्य कौन सा है आपके पास, तो केवल 3 कथन यहाँ पे क्या है, तो असत्य है। बाकी पहला और दूसरा कथन यहाँ पे क्या था, सही था। निम्नलिखित में से प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो प्रकाश की चाल जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। सिर्फ आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाती है। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 और 3 कथन यहाँ पे क्या है, तो सही है। हमको सही ही पूछा गया था, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो प्रकाश के जो अपवर्तन है दोस्तों, यहाँ पर आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा होना, यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत के काम पर करता है। और प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना, ये भी क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे सभी के सभी यहाँ पे क्या है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के। निम्नलिखित घटनाओं में पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा ये जो है ना दृष्टि भ्रम है, यानी कि आप उसको देखते हैं, आपको दृष्टि भ्रम जिससे होता है आपको बताना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है गोधूली से सूर्य का अपमाप, ये नहीं होगा। कौन सा दृष्टि भ्रम ये पूछा गया है ना, तो देखिए दृष्टि, हाँ देखिए गोधूली से सूर्य का अमाप बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए सूर्य जो होता है दोस्तों, सूर्य क्या होता है, आप देखे होंगे दिन में आपको छोटा दिखाई देता होगा सूर्य। ठीक है। और जब आप सुबह में देखते होंगे और शाम में देखते होंगे तो बड़ा बड़ा दिखाई देता होगा सूर्य। आपको तो पता है कि सूर्य का साइज एक ही है, लेकिन ये क्या होता है, हमें कभी बड़ा कभी छोटा दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ, दृष्टि भ्रम हुआ। ठीक है, दृष्टि भ्रम हुआ। ये किससे होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन से होता है। जितनी भी झूठी घटनाएं होती है ना, सभी की सभी क्या होती है, वो अपवर्तन से होती हैं। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट हो चुका है। उषा काल में सूर्य का रंग दोस्तों आप देखते होंगे लाल लाल होता है, और सुबह में और दिन के समय में क्या होता है, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो क्या होता है, ये कलर दोस्तों व्हाइट ही होता है, लेकिन कभी हमको लाल दिखता है और कभी हमें इससे व्हाइट दिखता है। तो ये हमारा क्या हुआ, दृष्टि भ्रम हुआ। तो आप इसे भी करेक्ट मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, वो तो व्हाइट होता ही है, ये नहीं होगा। आकाश में तारों का टिमटिमाना दोस्तों, ये भी क्या है, कथन आपका दृष्टि भ्रम का ही है। ठीक है। तो आपका 1, 2, 4 कथन यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा। निम्न घटनाओं में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों होती है मृग मरीचिका, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। हीरे का चमकना, बिल्कुल सही है। और टिंडल जो प्रभाव होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है। टिंडल प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है। और तारे का टिमटिमाना, ये भी क्या है, तो आपका समान अपवर्तन है ये। ठीक है। सिंपल जो अपवर्तन होता है ना, उसमें क्या होता है, तारे का टिमटिमाना आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि
पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें हो रहा है? तो मरीचिका में और हीरे का चमकना में और प्रकाश बिंदु का निर्माण में। तो 1, 2, 3 कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन परितारिका से संबंधित नहीं है? ठीक है, जिससे परितारिका होती है ना, आइरिस जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। देखिए परितारिका दोस्तों होता है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही है। परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग भी प्रदान करता है। किसी का देखते होंगे आंखें वो भूरी होती है, किसी का गुलाबी होती, गुलाबी नहीं, किसी की काली होती है, किसी का थोड़ा सा ब्लू ब्लू होता है। ये दोस्तों क्या होता है आपका? तो आइरिस होता है, आइरिस की वजह से होता है, परितारिका की वजह से ही ऐसा हो पाता है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, परितारिका नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव करती है। नहीं, ये कथन गलत है। सही कौन सा है? 1, 2, 3। रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। बिल्कुल सही है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बिल्कुल सही है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु से हटा लेने पर तुरंत समाप्त हो जाता है। नहीं, तुरंत नहीं दोस्तों, इसका जो प्रभाव होता है ना 1/16 सेकंड तक होती है इसका प्रभाव हमारे मतलब कि रेटिना पर। यह कथन यहाँ पे क्या होता है? गलत होगा। ये कह रहा है कि तुरंत समाप्त होता है, तुरंत समाप्त नहीं होता है। अंध बिंदु दिक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर बनता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3 कथन यहाँ पे क्या होगा तो असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल सही है। और जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की व्यतिकरण घटना होती है। बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक विवर्तित होती है। बिल्कुल सही है। सही का कथन कौन सा है? तो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कथन क्या होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के पश्चात दूसरा पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? तो केवल 2 कथन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बिल्कुल परिक्रमा नहीं, परिक्रमा करते हैं, ये गलत है। क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कह रहा है कि नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो चुका है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आप देखेंगे कौन कथन सत्य है, तो केवल 2 कथन यहाँ पे क्या है तो सत्य हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? खाद्य पदार्थों के भंडार में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। बिल्कुल कथन सही है। यहाँ पर टीन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए तो उसका लेप लगाते हैं। ये भी कथन सही है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग? और जिंक को दोस्तों क्या करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो 1 और 2 कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार सत्य कथन है दोस्तों? देखिए, जब भी आप दक्षिण अंगुष्ठ नियम कहेंगे ना, अंगूठा जो आपका है वो आपको विद्युत धारा दिखाएगा और जो बाकी है आपकी अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। तो अंगूठा यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। बिल्कुल सही है। और जो अंगूठा होता है दोस्तों ये विद्युतीय नहीं, जो उंगलियां होती है ना, बाकी उंगलियां होती है 4 ठो उंगलियां, वो उंगलियां क्या करती है? हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। रेडियो एक्टिविटीता का मापन किससे किया जाता है? तो जीएम काउंटर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होती है त्वरण का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल होता है। कथन सही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कथन सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है। नहीं दोस्तों, न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन जो होता है आपका बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 3 कथन ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। यंत्र दे रखे हैं, उसके उपयोग दे रखे हैं, जैसे कि एक्टिनोमीटर, साइक्लोट्रॉन और एक्यूमुलेटर। एक्टिनोमीटर दोस्तों हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। नहीं, ये सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापता है दोस्तों एक्टिनोमीटर। ठीक है, सूर्य की प्रकाश जो तीव्रता होती है ना उसको मापने का काम कोई करता है तो एक्टिनोमीटर करता है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है। बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटर की हम बात करते हैं। एक्यूमुलेटर में क्या होता है? बैटरी आप बोल सकते हैं इसको, बैटरी। तो बैटरी काम यह है कि नहीं? तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर? तो केवल 2 कथन यहाँ पे क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर r त्रिज्या की पृथ्वी वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है। इसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या होगा? दोस्तों पत्थर क्या होगा, देखिए जब भी आप इस टाइप के बनाएंगे ना वृत्तीय गति में, तो इसकी जो दिशा होती है हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है, यहाँ पे इसे, यहाँ पे इसे। जब ये डोरी टूटती है दोस्तों, ये क्या होता है, स्पर्श रेखा के अंतरिक्ष चल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये जो है ये बिहार दुर्गा के पीटी में भी प्रश्न पूछे गए थे 18 तारीख वाले एग्जाम में। एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपेटते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करता है दोस्तों? तो ये जो है ना, न्यूटन गति के दूसरा नियम से हमें पता चलता है कि जब भी कोई वस्तु को जब भी किसी चीज को हम दूरी बढ़ाएंगे तो उसका जो है आपका प्रभाव, बल का प्रभाव वो क्या होगा, तो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका दोस्तों सही आंसर हो जा, सॉरी बी होगा, यानी कि न्यूटन गति का दूसरा नियम। गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कह रहा है कि गुरुत्वीय बल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होते हैं। नहीं, ये तो दोस्तों दुर्बल बल होता है। गुरुत्वीय बल जो होता है ना, दुनिया का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल ही यहाँ पे हो जाएगा। गुरुत्वीय बल केवल आकर्षीय होते हैं, जबकि विद्युत तथा चुंबकीय बल जो होते हैं वो आकर्षीय और प्रतिकर्षी दोनों होते हैं। ये कथन क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? ये बत्ती में केशिका क्रिया के कारण से उठता है। जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक होता है दोस्तों? तो यहाँ आप देखेंगे हम लोग, उसकी गति ऊर्जा कम होती है और स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो उसकी गति एक सरल रेखा में होती है, बिल्कुल सही है। उसकी चाल समय के साथ बदलती है, तो ये दोस्तों कथन क्या है, तो बदलती नहीं है। ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। और उसका तुरंत शून्य होता है, कथन सही है। एक जब जब भी आपका एक समान वेग रहेगा दोस्तों, वेग तुरंत कब होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक समान वेग, जब एक समान वेग रहेगा तो तुरंत होगा क्या, नहीं, तो शून्य हो जाएगा। उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता क्या होते हैं, तो बढ़ता है, कथन सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, कथन सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, कथन सही है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, नहीं दोस्तों, ये अलग अलग होता है। ये कथन यहाँ पे क्या है, तो गलत हो चुका है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों पहिया और धुरी के बीच जो है संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है, इसी वजह से। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्वीय बल हो गया, विद्युत चुंबकत्व हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया और साथ ही में प्रबल नाभिकीय बल हो गया। अब कह रहा है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत कथन चुनना है। गुरुत्वीय चारों में सबसे प्रबल है, नहीं। गुरुत्वीय दोस्तों क्या है, तो चारों में क्या है, सबसे दुर्बल है। यहाँ पर क्या है, सबसे कमजोर है, आप दुर्बल बोल सकते हो। तो कथन पहला ही गलत हो चुका है, हमारा आंसर मिल चुका है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं, कथन सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन भागिता का कारण है, कथन सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किया रहता है, कथन सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, वाहन, पंखा, झूला। दोस्तों वाहन जो है सरलेखीय गति में चलता है, बिल्कुल सही है। पंखा जो होती है वर्तुल गति में चलती है और जो झूला है ये आवर्ती गति में चलती है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो चुका है। कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक कथन ऐसे है यहाँ पर जो कि सही सुमेलित यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यहाँ पर घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। आप जब हाथ को अपने एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उससे क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, बिल्कुल सही है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो, कथन सही है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, बिल्कुल सही। जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, उसके द्वारा जो घर्षण लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्षण कहते हैं, कथन सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता नहीं दोस्तों। देखिए सबसे जो घर्षण होती है स्थैतिक सबसे अधिक होता है, उसके बाद सर्पी होता है और सबसे कम किसका होता है, लोटनिक का होता है, लोटनिक का होता है। ये क्या कह रहा है आपका, सर्पी घर्षण जो होती है स्थैतिक घर्षण से कम होती है। सर्पी जो होती है वो, एक सेकेंड,
हाँ, सर्पी जो दोस्तों होती है वो स्थगित से कम होती है, बिल्कुल सही है। ये भी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। संवेग उसका P बराबर क्या होता है m इंटू v होता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। और तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है, कथन सही है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या असंरक्षित होती है। यानी संवेग जो जब भी किसी टक्कर होता है कोलिजन, दोस्तों टक्कर में क्या होता है ना, संवेग क्या होता है हमेशा संरक्षित रहती है, संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण जो जी का वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये पूछा गया है, तो आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। तो दोस्तों ये अपकेंद्रीय नहीं, ये क्या होगा अभिकेंद्रीय होगा। क्या होगा अभिकेंद्रीय होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, तो चंद्रमा की द्रव्यमान जो होती है पृथ्वी की अपेक्षा क्या होती है यहाँ पर कम होती है। ये कथन क्या है तो कथन सही है। सही कौन सा है, केवल दो कथन यहाँ पे सही होगा। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्रफल बढ़ता है ना, क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़ते हैं, बल बराबर क्या होता है दाब बटे क्षेत्रफल होता है ना, दाब बटे क्षेत्रफल। यानी जब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा बल कम लगेगा, ठीक है था ना। सॉरी उल्टा ही लिख दिए, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, सॉरी दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा दोस्तों कम होगा, यानी कि यदि आपका इतना क्षेत्रफल था तो आप सीधे धंस रहे थे, जब आप लेट जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या होगा कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो बल जो है यहाँ पर देखेंगे, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ा और लेकिन भार समान रहता है, भार समान रहेगा और दाब कम लगेगा। कथन सही यहाँ पर दे रखा है, पहला वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दुर्बल नाभिकीय बल प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से एक है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार हमेशा वस्तु के द्रव्यमान से अधिक या बराबर होता है, ठीक है, नहीं, ये कथन गलत हो चुका है यहाँ पर। एक नाव इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ये दोस्तों क्या होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये जो है ना घनत्व जो है आपको सापेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, ये जो है घनत्व नहीं, ये आपके सापेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज ने कहा था ये जो आपके सापेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, ना कि घनत्व पर। तो कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 कथन ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। ये यदि बढ़ती हुई गति से जा रही एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति जो कि ट्रेन की गति की दिशा में बैठा है, एक गेंद के ऊपर ऊपर के उछालता है, तब क्या होगा? तब गेंद उस व्यक्ति के इसके पीछे गिरेगी, क्यों? क्योंकि गति में जा रही है ट्रेन, इसलिए। यदि गति ट्रेन स्थिर रहती तो हाथे में गिरता, तो गति के उसके पीछे गिरेगी, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो तो उसकी गति असमान होती है, ठीक है। ये कथन यहाँ पे क्या है तो सही है, सॉरी गलत है यहाँ पर, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई वस्तु की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। आपको हम क्या बताए थे तुरंत ही अभी, क्या बताया, जब वृत्ताकार गति होती है तो प्रत्येक जो है ये मोड़ पर क्या होता है, इसका दिशा चेंज हो जाती है, देख रहे हैं ना आप, चेंज हो जाती है। यानी कि ये कह रहा है कि समान रहती है, समान नहीं दोस्तों, ये अपरिवर्तित रहती है। ये गलत है हमारा, ये भी गलत हमारा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके विस्थापन का परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम वस्तु के बीच स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 कथन यहाँ पे क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? स्थिर जल में तेल का छिड़काव जो है मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है, ये प्रश्न आपको पूछा यहाँ पे गया है। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखोगे, यह पृष्ठ तनाव को घटाता है। एक कथन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म के पर तीव्र गति से आती है तो वहाँ वायुदाब कम हो जाता है और प्लेटफॉर्म पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर दबावांतर के कारण से गाड़ी की ओर धक्का लगता है। उपयुक्त अनुप्रयोग संबंधित है किससे? ये दोस्तों किससे होगा तो बर्नौली के प्रमेय से हो जाएगा, ठीक है, बर्नौली के प्रमेय से। पृष्ठ तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो द्रव का जो है ना द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा घट जाएगा, ना कि बढ़ जाएगा। ये कथन यहाँ पे क्या है तो गलत हो चुका है। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता है, बिल्कुल सही है।
क्रांतिक ताप पर फिर तनाव का मान शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों। तो 2 और 3 कथन यहाँ पे क्या है तो करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। यहाँ क्या है कि उपयुक्त में से किन कारण या कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। किसकी वजह से? तो संघनन की वजह से एकत्रित हो जाती है। केवल 3 कथन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों को कम अवशोषित करती है। दोस्तों ये क्या है तो किरचॉफ के नियम के विरुद्ध कह रहा है ये, ठीक है। ये कथन गलत हो चुका है हमारा। ऊनी वस्त्र जो है सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। उसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है और उसके रेशों के बीच वायु फंसी या ट्रैप होती है। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 कथन यहाँ पे क्या है तो सत्य हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन बंध के कारण से यहाँ पे क्या होता है? अधिकतम होता है। इसको ध्यान रखेंगे। केवल एक कथन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, ठीक है। बर्फ जो क्या है एक दुर्बल चालक है। ये कथन दोनों क्या है सही है और उसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर कर पा रहा है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और ज्वाला के तापमान पर करेगा और ढक्कन के भार पर करेगा। इन सभी पर क्या करेगा? वो निर्भर करेगा। तो 1, 2, 3 क्या होगा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? आपको हम क्या बताए थे कि RMI VUXY सबसे अधिक दोस्तों कौन है? गामा किरण ले जाती है। गामा किरण ऑप्शन में है क्या? नहीं है। उसके नीचे कौन है? एक्स किरण है। तो एक्स किरण हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में गामा किरण होता तो हमारा आंसर गामा किरण ही होता। चलिए, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में प्रावैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका होती है? तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। कथन सही है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। नहीं, ठीक है। ये कथन यहाँ पे यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अपसारण को तेज करती है, अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। ये किसका काम दोस्तों? यह है फिटकरी का काम। किसका काम है? ये फिटकरी का काम है। तो कौन सा कथन सही है आपका यहाँ पर? तो सिर्फ एक कथन यहाँ पे कथन सही है, बाकी दोनों कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। उनमें से कौन से तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो अभी आपको बताए थे कि ध्वनि तरंग क्या होगी, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होगी, बाकी अन्य सभी होंगी। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? जो देखेंगे हम लोग, प्रकाश के वेग दोस्तों क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव करने के लिए संवेदी होती है? तो 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में क्या होती है? मानव उसको सुन सकता है। ध्वनि के तारतम्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है। कथन सही है। समानता महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक ताकत वाली होती है। बिल्कुल सही है। इसलिए महिला की आवाज जो होती है वो पतली होती है पुरुष की अपेक्षा। यदि 2 व्यक्तियों के बीच खुले आकाश के नीचे एक 3 मीटर ऊंची दीवार है, तब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। जब एक कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्यों? ऐसा दोस्तों क्यों होता है? ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण से होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे है। बिल्कुल सही है। तो किसी माध्यम का ताप ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होता है। ये कथन यहाँ पे क्या है तो सही है, ठीक है। तो तीनों कथन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज के उसके घटक वर्णों में विपाटन को निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया समझाती है? ये प्रक्षेपण समझाती है, ठीक है। प्रक्षेपण। चश्मा बनाने में प्रयोग होने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनती है? तो फ्लिंट कांच से बनती है। किससे? फ्लिंट कांच से बनती है, ठीक है। और प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें प्रयोगशाला में। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है, इसी वजह से।
रोग और इसके उपचार दे रखे हैं। हाइपरमेट्रोपिया दृढ़ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के बने हुए चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर 4 होगा। जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, दुफॉक्सी का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए हम करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और मोतियाबिंद के लिए दोस्तों हम लोग शल्यक्रम यानी कि हमको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4, 2, 1, 3 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? क्योंकि तापमान में के परिवर्तन के कारण से वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी वस्तु को देख पाने की घटना क्या कहलाती, किससे संबंधित होती है? तो किसी वस्तु को देख पाने की जो घटना होती है वो वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करना और साथ ही में वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन करना, ये दोनों घटनाएं यहाँ पे होती हैं। तो केवल 1 और 2 कथन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो कौन सा परितारिका होती है? आइरिस आपको बताए थे। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति न तो कण के समान होती है और न ही तरंग के समान होती है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक। सिलेरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, किसको देख सकता है? तो यहाँ पे नजदीक स्थित वस्तु की इसको स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किससे? तो इसके तरंगदैर्घ्य से। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा में होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है कहाँ पर? तो ये चुंबकीय ध्रुवों पर क्या होता है, शून्य होता है क्षैतिज रूप से। किसी पूर्ण चालक को खुले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है, शून्य होता है। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वो कौन सा है? रूबिडियम। कौन सा है? रूबिडियम। अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? ये पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ लेती है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाती है। तड़ित से सुरक्षा की रक्षा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां या दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सही है। यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे नहीं दोस्तों। पेड़ का वृक्ष दोस्तों क्या होगा आपका, तो ऑलरेडी क्या है, तो यहाँ पे पानी से भीगा हुआ है, इसमें सबसे पहले बिजली गिरेगी इस पर, ये सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सीमेंट का बैठना सुरक्षित होगा, कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो कथन सही है। असत्य पूछा है, असत्य, केवल 2 कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाते हैं? तो घरों में विद्युत परिपथ को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, धारा असमान हो जाती है और विभव क्या होता है यहाँ पे समान हो जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है और विभव क्या होती है यहाँ पे बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग, स्टेटिन का प्रयोग करते हैं, सीरियम का प्रयोग करते हैं, वेनेडियम का प्रयोग दोस्तों हम लोग इसमें नहीं करते हैं। एक और होता है जर्मेनियम भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं हम लोग किसमें, सौर सेल में। तो यहाँ पे जो कथन दे रखा था कौन सही है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ क्या दर्शाता है? शून्य विद्युत स्थिरांक दर्शाता है और साथ ही में चुंबकीय क्षेत्र की निगासी दर्शाता है। इस प्रकार 1, 2 दोनों यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक किसका हो जाएगा, यहाँ पर गामा हो जाएगा सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एक्स, उसके बाद क्या होगा पाराबैंगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइंस्टीन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अवरक्त का प्रयोग करते हैं रिमोट में। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। परमाणु शक्ति का कलपक्कम दोस्तों कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। काकापाड़ा गुजरात में है और तांबे महाराष्ट्र में है। इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से यहाँ पे सुमेलित है आपको बताना है। थोरोबिक बम दोस्तों ये क्या होता है आपका, तो थोरोबिक बम जो होता है ये ऊष्मा और दाब का संयोजन है, ये इसका आंसर इससे होगा। हाइड्रोजन बम की हम बात करते हैं, परमाणु संलयन में काम होता है, संलयन में हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम जो होती है परमाणु विखंडन में। केवल 3 कथन यहाँ पर सही है, बाकी आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का क्या कारण होता है, तो यहाँ पे नाभिकीय बल होता है स्थिरता का कारण। मोबाइल चार्जर दोस्तों क्या होता है, तो मोबाइल चार्जर जो होती है ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होती है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होती है मोबाइल चार्जर, ठीक है। निम्न में से असंपर्क बल के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। दो सतहों के बीच लगने वाले बल घर्षण बल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलते हैं, संपर्क बल कहते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल की हम बात करते हैं, ये क्या होता है आपका, तो असंपर्क बल हो जाएगा। असत्य पूछा गया था ना हमें, तो 1 और 4 यहाँ पे ये दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल जो होती है दोस्तों ये क्या होता है आपका, तो ये क्या है, तो संपर्क बल का उदाहरण है। सॉरी ये असंपर्क बल है, ये असंपर्क बल है, तो ये तो जो है संपर्क बल है। 1 और 4 ठीक है, तो गलत कौन सा है, तो 1 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि लकड़ी, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो दोस्तों हम चाहते हैं इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस फिजिक्स के इस सेट में आपको 120 प्रश्न थे और 120वां प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स के लिए। जिनको पता होगा इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको हम केमिस्ट्री करवाने वाले हैं, इसके लिए यदि आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।